साथियों, बांग्लादेश में नई सरकार बनने जा रही है। 17 फरवरी को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो मुखिया हैं तारिक रहमान, वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। यहाँ पे लंबे अंतराल के बाद इन्होंने वापसी करी है और वापसी को कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी जीत है। तो जीत हम इसे कहेंगे कि कुछ हद तक भारत के लिए ये अच्छा रहा है, क्योंकि आवामी लीग जो है उसको रोक दिया गया था चुनाव लड़ने से। हालांकि वो चीज़ गलत है, लेकिन फिर देखा जाए तो आवामी लीग भी जो पिछली 3-4 बार से वो सत्ता में आ रही थी, तो उसमें वो इसी तरह के हथकंडे अपना रही थी कि दूसरी जो पार्टियां हैं उनका दमन कर रही थी और उनको नहीं आने दे रही थी सत्ता में, तो उनको रोक रही थी। जैसे हमने देखा खालिदा जिया जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो लीडर थी, उनको जेल में कर रखा था और जेल में ही उनकी हालत बद से बदतर हो रही थी। और इसी दौरान हमने फिर देखा कि जब फाइनली 2024 में अगस्त की शुरुआत में जब महबूबा मुफ्ती के खिलाफ वहाँ पे बगावत हुई, जैन ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद जो खालिदा जिया हैं, महबूबा मुफ्ती तो देश छोड़ के चली गई अपनी जान बचा के, भारत में उन्हें असाइलम मिला हुआ है। फिर खालिदा जिया जो हैं उनको मुक्ति मिली और उनको जेल से रिहा करके फिर विदेश में वो इलाज के लिए पहुंची। लेकिन विदेश में फिर उसके बाद अब हमने देखा कुछ समय पहले उनका इंतकाल, देहांत हो गया था। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि कौन करेगा अगुवाई पार्टी की, ये सोचने की बात थी। तो ऐसे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अगुवाई जो है वो उनके बेटे ने, तारिक रहमान ने करी, और तारिक रहमान जो हैं वो अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब भारत के लिए कैसा रहेगा ये भी एक देखने की बात है। उससे पहले हम समझें कि बांग्लादेश में चल क्या रहा था। बांग्लादेश में बेसिकली जो लोग हैं वो अभी उन्होंने जो वोट दिया है, सबसे ज़्यादा सीट्स जो आई हैं 209 आई हैं 299 में से। तो मतलब आप समझिए कि लगभग 70% से थोड़ा सा कम, 70% जो सीट्स हैं वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तारिक रहमान, उनकी पार्टी को मिली हैं। और ये कुछ हद तक सही भी है भारत के लिए, क्योंकि जमात जो है, जमात को भी काफ़ी सीट्स मिली हैं। लेकिन जमात जो है वो हमें पता है कि पाकिस्तान परस्त है, और जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट जो इस्लामिस्ट लोग हैं उन लोगों की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है जमात, और भारत के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही वो रहते हैं। ऐसे में ये चीज़ है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो कैसी रहेगी उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा था। अभी जो 3-4 बार से शेख हसीना प्रधानमंत्री बन रही थी, उसमें उनका जो मोडस ऑपरेंडाई था वो ये था कि ऑपोजिशन जो है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो लीडर हैं थी खालिदा जिया, उनको जेल में कर रखा था। फिर वो जब शेख हसीना ने देश छोड़ा, उसके बाद फिर मोहम्मद यूनुस ने संभाला बांग्लादेश के पूरी व्यवस्था को, और उस दौरान भारत के साथ संबंध जो थे उनमें गिरावट भी देखने को मिली हमें। लेकिन अभी हमें लगता है कि शायद अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से शेख हसीना कर रही थी वो चीज़ ज़्यादा समय चलती नहीं है। यहाँ पे शेख हसीना क्या कर रही थी कि जितना भी विपक्ष है उसको जेल में डाल रही थी, और जेल में डालने के बाद अब हम ये उम्मीद करें कि भाई उनको उनकी पार्टी को बैन कर दिया चुनाव लड़ने से, वरना शायद नतीजे कुछ और होते। तो हो सकता है नतीजे कुछ और होते, शायद जमात को इतनी सीटें ना आती, उनकी पार्टी को भी काफ़ी सीटें आती, या फिर कुछ भी हो सकता था नतीजा। लेकिन उनको जो रोका गया है वो शायद उनके कर्मों का ही फल है। जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही, जिस तरह के हथकंडे उन्होंने अपनाए, तो उसी की ये परिणति है कि अब व्यवस्था ने ये निर्धारित करा कि शेख हसीना को भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा चुनाव लड़ने से, उनकी पार्टी को। वो तो खैर बाहर है ही, भारत में अभी उन्हें असाइलम मिला हुआ है। अब यहाँ पे जो विरोध हुआ था, जेंजी ने किया था, वो किस लिए किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि एक तो वैसे ही वहाँ पे नौकरियाँ नहीं है, कोविड के बाद वहाँ पे अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई थी पूरी, और गारमेंट इंडस्ट्री जो, जिसमें वो भारत से भी आगे है एक्सपोर्ट में, उसमें भी हम देख रहे थे कि काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, और वो कोविड के कारण हुआ था। एक तो वैसे ही काम नहीं है लोगों के पास, दूसरा सरकारी नौकरी है उसमें बहुत ज़्यादा आरक्षण था, उसमें महिलाओं को आरक्षण था, पिछड़ों को आरक्षण था, लेकिन आरक्षण उसमें फ्रीडम फाइटर्स को भी था। यानी कि आवामी, और फ्रीडम फाइटर्स कौन थे? जिन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति करवाई थी। तो उसमें ज़्यादातर आवामी लीग के जो लोग थे, उनके पोते नाती, इस तरह के उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा था। और इसी के विरोध में, इसी से नाराज़ होकर, एक तो नौकरी नहीं है, और जो रही सही नौकरी आती हैं वो भेंट चढ़ जाती हैं आरक्षण के। और आरक्षण में किनको लाभ मिलता है? उन लोगों को जिनका फ्रीडम मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो यही सारा कारण था, और इसमें यूथ ने शुरुआत करी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो फ़ायदा उठाते हैं, उठाया उन्होंने फ़ायदा,
और यहाँ पे हमने देखा कि शेख हसीना को गद्दी छोड़ के जाना पड़ा, अपनी जान बच गई उनकी, वो गनीमत है। बहरहाल अब हम देख रहे हैं कि तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 17 तारीख को उन्होंने न्योता दिया है प्रधानमंत्री मोदी को भी। टर्की, पाकिस्तान, इसकी तरह आसपास और जो देश हैं उन सब को भी न्योता मिला है, कई देश हैं। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने भारत को न्योता दिया है तारिक रहमान ने, ये एक बहुत सकारात्मक मैं कदम मानूंगा इसको, क्योंकि उन्होंने शायद कोई संदेश देना चाहा है। उन्होंने संदेश ये देना चाहा है कि वो भारत से संबंध बेहतर बनाने को लेके उत्सुक हैं। और यहाँ पे एक चीज़ होती है कि एक साइकोलॉजिकल हेट्रेड ज़रूर उनके मन में होगा, हो सकता है एक इंडिग्नेशन की भावना हो कि भी उनकी जो माता हैं जिनका अभी देहांत हुआ है वो जेल में थी अपने अंतिम समय में, और फिर उसके बाद जैसे ही उन्हें रिहाई मिली शेख हसीना के जाने के बाद, तो उसके बाद फिर विदेश में वो अपना उपचार करा रही थी, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गई थी और उस समय उनकी मृत्यु हुई। तो ऐसे में तारिक रहमान जो हैं उन्हें उनकी माता को, उनके परिवार को जो सत्ता है उससे जबरन दूर रखा गया था। तो इस बात की नाराज़गी ज़रूर उनके अंदर होगी, और ऐसे व्यक्ति को जो उसके लिए जिम्मेदार है शेख हसीना, वो भारत की शरण में है, भारत ने उन्हें शरण दे रखी है। तो ऐसे में तारिक रहमान कैसा रुख रखेंगे भारत के प्रति, ये थोड़ा सा संशय की बात थी। लेकिन इसके बाद भी तारिक रहमान ने एक मैं कहूँगा कि सकारात्मक संकेत दिया है, जो भारत को न्योता दिया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि मोदी जी वहाँ पे जाएंगे कि जयशंकर को भेजेंगे कि कौन जाएंगे वहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी वहाँ पे जाएंगे और संबंधों को बेहतर बनाएंगे, और उसमें देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी एक रीजनल जो बैलेंस है उसको बनाए रखने वाली बात है, क्योंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने बहुत बेकार तरीके से संभाला था बांग्लादेश को। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को हम देख रहे थे, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कौन है, गैर मुस्लिम, जैसे कि हिंदू हो गए, क्रिश्चियंस और भी जो होती हैं कम्युनिटीज़। तो ख़ास तौर पे हिंदुओं को की हत्या की जा रही थी वहाँ पे। तो उस पर अब रोक लगेगी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। तो अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं इनको रोकना होगा, और एक ऐसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उन्हें इंश्योर करनी होगी सब लोगों के लिए, जहाँ पे डेवलपमेंट हो हर व्यक्ति की और देश की। और ऐसा संभव तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके लिए आपको सेफ्टी इंश्योर करनी होगी। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पे भारत के साथ मुझे लगता है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी क्योंकि आ गई है सत्ता में, और तारिक रहमान ने न्योता दे दिया है भारत को, तो उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि रिश्ते हमारे कम से कम मोहम्मद यूनुस ने जो ख़राब किए थे उससे तो बेहतर ही होंगे। मोहम्मद यूनुस को पता नहीं क्या दिक्कत थी भारत से, समझ नहीं आता, लेकिन ठीक नहीं करा मोहम्मद यूनुस ने। एक जो इमेज थी उस व्यक्ति की इससे पहले, शेख हसीना के जाने से पहले, वो अच्छी इमेज थी, नोबेल प्राइज़ विजेता हैं वो, लेकिन अब उस व्यक्ति ने अपनी पूरी बनी बनाई इमेज ख़राब कर ली है अपनी हरकतों से, जो भी उसकी कारस्तानियाँ थी। अभी तारिक रहमान से उम्मीद है कि वो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयास करेंगे, और जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में, उनकी जो राइट्स हैं उनको संरक्षण प्राप्त होगा, उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी उसको संरक्षण प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, और भारत के साथ बेहतर संबंध उम्मीद लगाई जा सकती है कि रहेंगे अब।